पार्ट नंबर 9 और जो कि आपका लास्ट पार्ट है, इसमें आपका स्वागत है। ठीक है ना, तो लास्ट पार्ट खत्म करते हैं और फिर नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो, शायद नए चैप्टर के लिए आप काफी बेसब्री बोलते हैं ना, तो बेसब्री से आप इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि नया चैप्टर जरूरी भी है और ये काफी लंबा खींच गया। 9वां पार्ट है, लास्ट पार्ट है। ठीक है ना, चलो। बहुलक का लास्ट फॉर्मूला आपका, बहुलक का एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है। अगर आपको माध्यिका पता है या माध्य पता है तो फॉर्मूला है 3 माध्यिका में से 2 माध्य घटा दो। ठीक है ना, तो बहुलक निकल जाता है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। जरूरी नहीं बहुलक के लिए, अगर मान लो कोई सी भी इन तीनों में से कोई भी 2 चीज अगर आपको गिवन हो तो तीसरी चीज निकालने के लिए हमें बड़े फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती। कई बार वो शॉर्टकट तरीके से निकल जाता है या फिर शॉर्टकट तरीके से ही निकालने के लिए पूछा जाता है, तो ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है। बहुलक बराबर 3 माध्यक, ठीक है, माइनस 2 माध्य। माध्यक बोलो माध्यिका बोलो सब सेम है। ठीक है ना, तो z बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 माध्यिका में से 2 माध्य घटाना है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी श्रृंखला की माध्यिका यानी m बराबर 20 है और माध्य यानी x बार मीन यानी 16 है, तो बहुलक बताइए, यानी z बताना है ना। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 इंटू 20 माइनस 2 इंटू 16 कितना आ गया? 60 माइनस 32 इक्वल टू कितना आ गया? 8 और 5 में से 3 गए 2, तो 28 इसका आंसर आता है। आसान सा है ना, फटाफट से नोट डाउन करिए, फटाफट से करिए इसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुलक तथा माध्य, यानी आपको इस बार z दिया है 26.6 और माध्य मतलब x बार दिया है 28.1, तो कह रहा माध्यिका निकाली, यानी माध्यक आपको निकालना है। ठीक है ना, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आराम से हो जाएंगे। ठीक है ना, चलो तो कैसे करेंगे इसको। मुझे पता है कि जो z बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। z की वैल्यू में दे रखी है 26.6, 3 मीडियन ये निकालना पड़ेगा, 2 मीन मतलब 2 इंटू 28.1। क्लियर? तो ये आ गया 26.6 इजगल टू 3 मीडियन माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये 56.2 आ गया। कितना आ गया? 56.2 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो 3 मीडियन बराबर क्या हो जाएगा? ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, 26.6 में प्लस हो जाएगा 56.2, तो ये आ गया आपका 3 मीडियन इजगल टू 8 12 5 2 6 7 8। ठीक है, तो m इजगल टू आ गया 82.8 अपॉन में 3। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है ना, इसको अब आप डिवाइड कर लिए, 82.8 ही आ रहा है, तो उसने बोला डिवाइड करके आ रहा है 27.6। बेटा डिवाइड आप कर लो खुद से, ठीक है, डिवाइड आप खुद से कर लीजिए। 27.6 आ रहा है, 27.6। ठीक है ना, अगर नहीं आ रहा है डिवाइड करना तो देखो मैं करवाता हूं। देखो 8 ये जिस तरह से लिखा ना, इस तरह से आप पहले इसको हटा दो, हटा दिया। आप 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 8, 2 बचा, 3 7 जा 21, 1 3 6 जा 18। अब 0 था 10 था, तो एक के बाद डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे, तो 27.6 आ जाएगा। एक 0 तो एक के बाद डेसिमल लग जाता है ना। फटाफट से नोट डाउन करिए जल्दी से जल्दी, और भी क्वेश्चन कर लिए बच्चे, इसका फटाफट से कर लीजिए जितना हो सके। तो अब क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका जो है, इसमें कह रहा है कि रेखा चित्र यानी ग्राफिक विधि द्वारा, यानी ग्राफ के द्वारा भी बहुलक की गणना की जा सकती है। और ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि बहुलक क्या है, ग्राफ के द्वारा भी निकल सकता है। क्लियर हो गया? चलो कैसे निकालेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन मैंने सामने रख दिया, आपको सामने सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन ये। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपके सामने है और इसको ग्राफ की मदद से बना के दिखाते हैं कि ग्राफ से किस तरह से हम बहुलक का निर्धारण कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। इस तरह से, अब याद है ना, आप वही स्केल का यूज कर लेना प्लीज। ठीक है ना, स्केल का यूज करोगे तो ज्यादा बेटर बनेगा। ठीक है ना, ये x हो गया, ये y हो गया, यहाँ पे आपका आवृत्ति आती है, इधर याद रखना, इधर क्या आती है? आवृत्ति आती है, जिसको आप f बोलते हो। इधर वर्गांतराल आता है आपका, यहाँ वर्गांतराल आते हैं आपके, जो आपके x एक्सिस होते हैं ना, वो आते हैं इधर। ठीक है ना, यहाँ पे आपका 0 आता है। ठीक है, साथ साथ में बना सकते हो, अब भी यहाँ पे आपका 0 आता है। और अब हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखूं तो मेरे पास 5 10, यानी अगर मैं 5 5 के गैप लूं तो भी बेस्ट रहेगा मेरे लिए। तो मैक्सिमम कितना जाना है? 25 तक जाना है।
चलो, तो मैंने कहा 5, ठीक है, आप बराबर गैप लेना, यहाँ पे थोड़ा अंदाजा लगेगा नहीं मुझे, 10, 15, 20, 25, एक एक्स्ट्रा ले लेता हूं मैं, 30, ठीक है, ये मैंने ले लिया। इधर देखते हैं तो 10-10 का गैप रख लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, एक एक्स्ट्रा रख लेते हैं अभी, 80। क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या है, देखो ग्राफिक विधि से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयत चित्र यानी अपना जो हिस्टोग्राम है वो खींचेंगे। यहाँ पे हिस्टोग्राम खींचना आपको आते हैं ऑलरेडी। कैसे बनाते थे, 0 से 10 पे 5, तो 0 से 10 पे 5 तो कैसे करते थे, इस तरह से ये मिलाते थे, याद होगा आपको। फिर उसके बाद 10 से 20 पे 10, तो 10 तक जाऊंगा तो ये 10 है मेरा, ठीक है ना, इस तरह से हम खींचते थे, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। तो ये 5 हो गए, ये हमारा क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 20 से 30 पे 20 से 30 पे 20 है, तो 20 हमारा, ये है 20, इस तरह से। फिर आगे है 30 से 40 पे 25, कुछ ऐसा। फिर दोबारा 40 से 50 पे 20, ऐसे कुछ। उसके बाद 50 से 60 पे 10, है, और फिर 60 से 70 पे 5। सपोज करो कुछ ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा आपका, ठीक है, यानी जो हिस्टोग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। आप प्लीज पेंसिल स्केल का यूज करें ताकि प्रॉपर आपका बने, डिस्टेंस आपका जो है सेम होना चाहिए, ठीक है ना, जो गैप होता है। चलो, मैंने फिर भी ये बनाया आपके सामने, हिस्टोग्राम बन गया। अब आपको करना क्या होता है, आपको सबसे पहले ये जो ये होता है ना, देखो इधर, इससे इसको मिलाइए, इससे इसको ऐसे मिलाइए, इस कोने को, यानी यहां से इस कोने को टच करो और यहां से इस कोने को टच करो, इस तरह से, इस तरह से आपको टच करना होता है। जो सबसे ज्यादा होता है उसमें, तो सबसे ज्यादा हमारा 30 से 40 है, देखो 30 से 40 में 25 है ना, तो ये आपका वर्ग होने वाला है, यानी बहुलक का जो वर्ग अंतराल होगा इसे यहाँ फॉल करने वाला है, ये तो समझ में आता है। तो आपको करना है जो सबसे ऊंचे वाला होगा उससे पहले इधर वाले के सिरे को और इससे इधर वाले को इधर वाले सिरे से मिलाना है, यानी इस सिरे को इससे, इस सिरे को इससे मिलाना होता है। और जहां पे ये कट करता है, जहां पे कट करता है वहां से आप डॉट डॉट करके नीचे एक लाइन लेके आ सकते हो चाहे तो, इस तरह से। टेढ़ी जा रही है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये जो फॉल कर रहा है, कहां पे फॉल कर रहा है, इस जगह पे। तो 30 और 40 के बीच में क्या रहा होगा, यहाँ पे 35 रहा होगा, तो जेड बराबर आ रहा है 35, यानी 35 आना चाहिए आंसर, ठीक है ना। आप नोट डाउन करिए पहले, जेड बराबर 35 आना चाहिए। तो ये तरीका होता है किससे, ग्राफ के मेथड से आंसर निकालने का, ठीक है ना। कैसे करा आपने, सबसे पहले हमने ग्राफ बनाया, नहीं हिस्टोग्राम बनाया, फिर सबसे बड़ा था उसको इधर और इधर ऐसे मिलाया, उसको मिड पॉइंट जो होता है वो आपका जेड होता है, चाहे आप सॉल्व करके देख लो वही आएगा, देखो आंसर। और जेड बराबर होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I। L1 कितना होगा 30 प्लस F1 कितना होगा, देखो ये F1 होता है, ये F2 होता है और ये 0 होता है ना। तो 25 में से F0 यानी 20 घटाएंगे और नीचे आएगा 25 माइनस 20 और F2 भी 20 है। गैप कितना है 10 का, तो 30 प्लस ये 5 आ गया, 25 दूनी 50, 50 में से 40 जाएंगे इंटू 10, 30 प्लस 5 बट्टे में 10 इंटू में 10, 10 से 10 गया, 30 और 5 कितना आता है 35। तो देखो हैंस प्रूव, ये प्रूव भी करके दिखा दिया, तो आप पेपर में ये भी दिखा देना साथ में कि प्रूव करके दिखा देते हैं, देखो 35 ही आ रहा है,
ठीक है। तो ग्राफ मेथड से कितना आसान है निकालना ना, बट ये कि ये खाली ड्रामेबाजी और कुछ नहीं, ठीक है। आप ये सीख लीजिए, ठीक है। कोई भी चीज मैं छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन भी करवा दिया। ऐसा आप अपनी बुक से एक आध क्वेश्चन कर लेना अगर हो आपकी बुक में तो, ठीक है ना, वरना आपको समझ में तो आएगी ना क्या करना है ना। चल आज आपको मैंने ये भी सिखा दिया कि ग्राफ मेथड से बहुलक कैसे निकालते हैं। चलो अपने दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करना और उन्हें बोलना कि देखो मुझे ग्राफ मेथड से भी बहुलक निकालना आता है। चलो आगे बढ़े अब। तो आगे देखिए बहुलक के गुण देखिए अब, ठीक है ना। गुण क्या होते हैं, पहला देखिए तो बहुलक को समझना व इसका प्रयोग करना अधिक सरल है। तो ठीक है, आप अपने आप में बना के लिख सकते हो, लगभग सबके सेम ही आते हैं, ठीक है ना। तो बहुलक को समझना और उसकी क्या करना, उसको प्रयोग करना, उसकी गणना करना काफी ज्यादा क्या आसान है, ठीक है। संपूर्ण आंकड़ों या आवृत्तियों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपको पता है इसमें एक तो सबसे ज्यादा जिसको हम F1 बोलते हैं, एक उसके बाद वाली F2 और एक उससे पहले वाली F0, इतनी की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसे सभी आंकड़ों की सभी आवृत्तियों की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। आगे चरम पदों या चरण जो सीमांत इकाइयां होता है उनका कम प्रभाव होता है, यानी जिनकी आवृत्तियां क्या होती हैं, कम होती है, उनसे हमें कोई मतलब यहाँ पर होता ही नहीं है। तो कम आवृत्तियों की कोई मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू ही नहीं है, तो सीमांत मदों या जो चरम इकाइयां होती है उनका कोई प्रभाव बहुलक पे नहीं पड़ता। तो बहुलक को समझना, ज्ञात करना, प्रयोग करना, गणना करना बहुत आसान है। संपूर्ण आंकड़ों या संपूर्ण आवृत्तियों की आवश्यकता नहीं होती है। वो चरम पदों यानी सीमांत इकाइयों का क्या है जो प्रभाव है वो कम पड़ता है। बहुलक को बिंदु रेखीय यानी ग्राफिक जो है निर्धारण बहुलक का पॉसिबल है। अभी दिखाया था मैंने आपको ग्राफ बना के, हिस्टोग्राम बनाया था ना। चलो इसका आयत चित्र बोलते हैं ना। उसके अलावा श्रेष्ठ और सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना, क्योंकि ये उस आंकड़े को लेता है जो सबसे ज्यादा अधिक बार आता है और उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि हमें करना क्या, ठीक है ना। तो जो बहुत बार आता है वही हमारा बहुलक होता है। तो श्रेष्ठ और सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर हो गया, नोट डाउन करिए कितने लिखे हमने, 2 2 4 5, 5 बहुत है, लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी भाषा में। तो आगे देखिए अब ये बस खत्म होने वाला है, ज्यादा नहीं कराऊंगा, ये करा के 3 छोटे छोटे डायग्राम बना के खत्म करते हैं इसको, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, बहुलक के अवगुण, यानी ये जो वीडियो है 20 मिनट से पहले खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अवगुण में क्या है, पहला बहुकरण, अगर बहुलक में अगर आप समूहीकरण, जिसमें आपने समूहीकरण और विश्लेषण तालिका बनाई थी, याद होगा, एक जटिल एवं अत्यधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है। ये आपको पता ही, हमने बनाया था, ग्रुपिंग मेथड किया था ना। तो वो क्या है, एक थोड़ा जटिल और अत्यधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है अगर आप उससे करते हो तो, ठीक है। नंबर 2, श्रेणी के सभी मदों पर आधारित ना होने के कारण इसका बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है, यानी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। अगर आप कुछ रिवर्स कैलकुलेशन करके भी चलोगे ना तो आंसर नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि जिससे एक आंसर निकला है, अगर आंसर निकलने वाले जो आंसर आपका आ गया उससे अगर वापस कर करके वही चीज आ जाएगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी आपने जो डेटा यूज किया उससे आंसर निकाला, अब आंसर को अगर रिवर्स कैलकुलेट करूं तो वो चीज नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका बीजगणितीय जो विवेचन होता है वो संभव नहीं होता आगे, क्योंकि सभी मदों पर आधारित नहीं है। चलो बहुलक को सबसे अधिक अनिश्चित क्या माना जाता है, अनिश्चित और अस्पष्ट माध्य बोला जाता है। तो सभी माध्य ना मैंने बताए थे, ठीक है। तो बहुलक को सबसे अधिक अनिश्चित और अस्पष्ट माध्य कहते हैं, ठीक है। ये पहले वाले लेक्चर में ही बता दिया था मैंने, ठीक है। यदि सभी मदों के माध्य कौन कौन से माध्य बताए थे, सारे माध्य होने एक तरीके से, यदि सभी मदों पर मदों की आवृत्ति समान है, यानी सभी की जो फ्रीक्वेंसी सेम है, तो बेटा बहुलक निकालना निश्चित नहीं हो पाएगा। आप पता नहीं कर पाओगे किस वाली श्रेणी को लेना और किसको नहीं लेना, अगर सारे सबकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी आ जाए तो बहुलक में समूहीकरण जो है एक जटिल और अत्यधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है। सभी मदों पर आधारित ना होने के कारण इसका जो बीजगणितीय जो विवेचन है संभव नहीं है। बहुलक सबसे अधिक अनिश्चित और अस्पष्ट माध्यम माना गया है। यदि सभी मदों की आवृत्तियां एक जैसी हो जाए तो आप बहुलक को निश्चित नहीं कर पाओगे, ज्ञात नहीं कर पाओगे, निर्धारित नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। बहुलक के अंतर्गत यदि, ठीक है, बहुलक के अंतर्गत अति जो सीमांत आवृत्तियों की अवहेलना की जाती है, क्योंकि देखो बहुलक जो होता है ना केवल अधिक आवृत्ति वाले मूल्यों पर आधारित होता है,
बहुलक जो होता है अधिक आवृत्ति वाले मूल्यों पर आधारित होता है, जैसे F1, F0 और F2, F1, F0 और F2, ठीक है ना। तो ये अधिक मूल्यों पर वाली जो अधिक जिसके मूल्य जिसकी जो आवृत्तियां ज्यादा होती है, अधिक आवृत्ति जिसकी ज्यादा होती है ना, जो आवृत्ति ज्यादा होती है उसी पर आधारित होता है, ठीक है। ये बोला गया, इसका मतलब अति सीमांत जो आवृत्तियां होती है उनकी अवहेलना कर देता है, ये उसको दिखता ही नहीं है। जो छोटी छोटी आवृत्तियां होती है उनका कोई मतलब नहीं रखता है। क्लियर हो गया? नोट डाउन करिए बच्चे, फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। अब हमें नए चैप्टर में जाने का वक्त आ गया है। आप ध्यान दीजिए, फटाफट से देखिए, 2-3 मिनट का कॉन्सेप्ट रह गया खाली। अगर वो बोलेगा माध्य, माध्यिका एवं बहुलक में संबंध क्या है, तो पहले तो ये बता देना कि Z इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है ना। 3 मीडियन यानी 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है ना। उसके बाद सममित, जिसको हम क्या कहते हैं, सममितीय आवृत्ति वितरण यानी सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल, ठीक है, इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं, सिमेट्रिकल आवृत्ति वितरण होता है, ठीक है ना। इसमें विषमता का अभाव पाया जाता है, अतः इसमें जो समांतर माध्य होता है, माध्यिका होता है और बहुलक, ठीक है, के मूल्य क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। कुछ इस टाइप का कर्व आप देख सकते हो उसमें, ठीक है ना, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया, इससे आप इसको नीचे ऐसे मिला सकते हो, ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे जो होता है आपके तीनों चीजें बराबर होती है, क्या होती है, तीनों चीजें बराबर होती है। इसका मतलब मीन, मीडियन और बहुलक तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। इसको बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं, ठीक है ना, बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा एक ऐसा कर्व सममित या सममितीय आवृत्ति वितरण वो होता है जहां पे मीन, मीडियन और मोड दोनों क्या बराबर होंगे, इधर का जो पोर्शन होगा वो भी बराबर होगा, इधर का पोर्शन भी बराबर होगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर वे में बना लेना, फटाफट से बना लीजिए इसको। तो देखिए इसको जरा, असममितीय आवृत्ति वितरण है हमारे पास। इसमें माध्य, माध्यिका एवं बहुलक का जो मूल्य होता है वो अलग अलग होता है, यानी असिमेट्रिकल है। वो सिमेट्रिकल था पहले वाला जिसमें तीनों का मूल्य सेम था, यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग होगा। इसके अंतर्गत यदि वितरण श्रेणी के अधिकतम मूल्यों की ओर झुका हुआ है, जैसे देखो ये रहा, मैं बना के दिखाता हूं आपको। जैसे मान लो यहां से ये वाला वितरण बना रहा हूं पहले वाला में, ठीक है। तो कुछ मान लो ऐसा, कुछ ऐसे, तो इसमें देखोगे कि ये यहां से उठा हुआ है और अधिक जो अधिक की ओर, अधिकतम मूल्यों की ओर झुका हुआ है, नीचे की ओर झुक रहा है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ है जिसमें लिखा है वितरण श्रेणी के अधिकतम मूल्यों की ओर, अधिकतम मूल्यों की ओर अगर झुका हुआ है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं, जहां पे समांतर माध्य और माध्य बहुलक से अधिक होते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से साथ में बनाते जाइए, देखो मेरे साथ, ठीक है ना। ये इस तरह बना, इसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड बोलते हैं, यानी धनात्मक विषमता, धनात्मक विषमता बोलते हैं इसको, ठीक है ना, धनात्मक विषमता, ठीक है ना। इसमें क्या है, जो सबसे ऊंचा चोटी होगा ये वाला, वहां से आप देखो एक मतलब लाइन खींच देते हैं सीधे, आप स्केल का यूज करें कृपा करके, ठीक है ना। इस तरह से आप एक लाइन खींचोगे बिल्कुल सीधा, ठीक है ना। यहां एक लाइन खींची मैंने, उसको मैंने मान लिया Z, ठीक है ना। फिर मैं एक लाइन और खींचता हूं, मान लो यहां से मैंने खींचा, अरे फिर मैंने यहां से इस तरह से एक लाइन और खींची, ठीक है ना। तो पहले वाले को मैंने Z बोला, दूसरे को मान लो मैंने M यानी मीडियन और फिर हमारा मीन, ठीक है ना। तो उसने बोला ये होता है पॉजिटिवली स्क्यूड। देखो पहले वाला क्या था, जो उसने पहले बनाया था उसमें बिल्कुल बीचों बीच था, ये इधर नहीं उठा हुआ था, बीच में उठा हुआ था ऐसे करके, फिर यूं बेल शेप्ड कर्व थी। यहाँ पे क्या पहले उठा हुआ है फिर धीरे लहर रहा है ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व कहते हैं, जिसमें वितरण जो होता है अधिकतम मूल्यों के और, अधिकतम मूल्य इस तरफ होते हैं, देखो 0, 10, 20, 30 ऐसे बैठा ना, तो अधिकतम मूल्यों के और झुका हुआ होता है, इसको पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं, धनात्मक विषमता कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत समांतर माध्य और जो बहुलक होते हैं, दोनों समांतर माध्य और माध्यक जो होते हैं वो बहुलक से अधिक होते हैं। इसका मतलब ये ज्यादा होगा और ये इस तरह से ज्यादा होगा, तो यानी सबसे ज्यादा कौन हुआ, माध्य ज्यादा हुआ, ठीक है ना। मीडियन भी ज्यादा होगा किससे, बहुलक से। इस तरह से कर्व बनाया जाता है। क्लियर हो गया ये वाला, ठीक है ना। अब आते हैं इस वाले पे, दूसरा वाला, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है,
ये हो गया हमारा, जब मैंने बना के भी दिखाया था, क्योंकि समांतर माध्य ज्यादा है, उसके बाद थोड़ा सा कम होगा मीडियन, ठीक है, फिर सबसे कम होगा बहुलक, ठीक है ना। इसके विपरीत यदि वितरण निम्नतम मूल्यों की ओर झुका हुआ है, निम्नतम मतलब इधर की ओर झुका हुआ है, तो अगर ऐसा झुका हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, नेगेटिवली स्क्यूड कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, नेगेटिवली स्क्यूड कर्व कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से बना लेते हैं इसको थोड़ा, कुछ ऐसा कुछ बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे इसका हाईएस्ट टॉपिक ये आ गया, तो ये इधर की ओर झुका हुआ है, नीचे की ओर, इधर इधर, इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं आप नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। यानी ये जो आपका होगा, ये आपका होगा ऋणात्मक विषमता, ये ऋणात्मक विषमता है, ठीक है। यहां पे वही एक लाइन यहां से खींची मैंने आपके लिए, देखो जिस तरह से मैंने वहां पे खींची थी सेम वही लाइन में यहाँ पे खींच रहा हूं पहला, ठीक है। अब थोड़ा इधर की तरफ खींचते चले जाएंगे। दूसरा मैंने ये आपके लिए खींची है, तीसरा ये लाइन खींची मैंने, ठीक है ना। जो सबसे हाईएस्ट चोटी होती है वो क्या होती है हमारी, जेड होती है, उसका बीच में मीडियन होता है हमेशा, पता ही है, फिर आपका मीन होता है, ठीक है ना। और ऐसे केस में समांतर माध्य और बहुलक, सॉरी समांतर माध्य और माध्यक, ये वाला केस दोनों बहुलक से कम होंगे। इसका मतलब इससे थोड़ा ज्यादा ये होगा, फिर उससे सबसे ज्यादा क्या होगा, बहुलक होगा। देखो एक्चुअल में ये चीजें जो मैं पढ़ाता हूँ वो एमबीए टाइप में पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत पोर्शन था, पढ़ा दिया मैंने, ताकि आपको पता रहे कि पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूड करके होता है, ठीक है। वीडियो भी आपकी 21 पे चले गई है, ठीक है, फटाफट से खत्म करो से। तो उसने बोला इसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक दोनों का जो तीनों का मूल्य है वो अलग अलग होगा, पहली बात तो असिमेट्रिकल है। इसके अंतर्गत यदि जो आपका वितरण है वो अधिकतम की ओर झुका हुआ है, इस तरफ झुका हुआ है, तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं धनात्मक विषमता बोलते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड बोलते हैं। और यहाँ पे समांतर माध्य है, ठीक है, और जो तुम्हारा क्या है दूसरा मीडियन है, ये दोनों के दोनों ज्यादा होंगे बहुलक से, ठीक है। क्योंकि बहुलक हमेशा सबसे ऊंचा वाला होता है ना, तो बहुलक तो इधर को जा रहा है, तो बहुलक कम है, उससे आगे थोड़ा आगे बढ़ोगे तो मीडियन ज्यादा का, मीडियन से आगे थोड़ा मीन बड़ा होगा, ठीक है ना। बट दूसरी ओर अगर मान लो ये इस तरफ झुका हुआ है तो सबसे अधिक वाला तो बहुलक होगा, उसके बाद मीडियन बीच में आता है, फिर ये आता है आपका मीन, ठीक है। तो सबसे ये बहुलक क्या ज्यादा होगा, कि इधर वाला पोर्शन ज्यादा होता है ना हमेशा, तो जब बहुलक ज्यादा, फिर मीडियन थोड़ा सा ज्यादा, फिर सबसे कम ये वाला रह जाएगा। क्लियर हो गया। तो उसको कहते हैं ऋणात्मक विषमता। काफी सारे पार्ट्स बने इसके, और मैं अब इसको खत्म ही कर रहा हूं, मैं इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करवा रहा आपको, काफी कुछ हो चुका है, ठीक है। तो सबसे ब्लंडर, सबसे बड़ा टॉपिक था वो खत्म किया हमने। अब एक नए चैप्टर में मिलेंगे आपके साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन कर लेना से।